ये हम लोग हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। और ये नया वाला जो नोटिफिकेशन निकाला है जे टेट का 2025 वाला, उसके लिए। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, याद है किसी को? तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है ना 1885 से, 1885 से लेके 1905 का ये वाला चैप्टर था। सॉरी, 1905 नहीं, 1947 तक है। 1947 था। इसको देखना था, 1947। ये वाला चैप्टर को कर रहे हैं। तो ये वाला चैप्टर को हम लोग चार पार्ट में बांटे बांटे थे। पहला वाला पार्ट था क्या, फेज वन। क्या था? फेज वन। तो फेज वन में क्या था हमारा, 1885 से 1905। 1905। तो फेज वन, हम लोग फेज वन में तीन चीज देखे। पहला देखे कि कांग्रेस का कैसा विचारधारा था, जनता में क्या क्या असंतोष था। दूसरा हम लोग देखे कि अंग्रेज की सरकार क्या क्या एक्ट लाई दबाने के लिए। और तीसरा देखे कि अंग्रेज का जो कौन कौन वायसराय है वो कितना बेरहमी से अपना एक्ट को लागू किया और दबाया। अब हमारा दूसरा फेज है। दूसरा फेज है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था ना। तो इस फेज में नरमवादी विचार ठंडा हो गया, गर्मवादी विचार उभर कर आ गया। तो 1905 से लेकर 1919 वाला जो फेज है उसको हम लोग बोलते हैं चरमपंथी वाला, चरमपंथी राष्ट्रवाद का चरम, यानी असर्टिव नेशनलिज्म। एकदम चरमपंथी, कुछ भी होगा तो वह बर्दाश्त तुम्हारा नहीं करने वाला है। गरम वाला। तो इस पे आओ। तो 1905 से 1919 का काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या है, उग्र या चरमपंथी, चरमपंथी चरण कहलाया। जहां पर प्रारंभिक नेता यानी मॉडरेट नेता जो तलवार चाटने पे यकीन किया करते थे, जो विनम्र याचना के द्वारा अंग्रेजों से सुधार चाहते थे, है ना, उसकी इसका वैल्यू क्या हुआ, खत्म हो गया। उसी जगह कौन से नेता उभर कर आए, उग्रवादी नेता। जो बोलते थे कि आपके जैसा हम भीख नहीं मांग सकते, भीख मांगने से कभी स्वराज मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्कि इसको क्या होगा, लड़ करके लेना होगा। इस दौर में जनता जागृत हुई, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर दिया जाने लगा और बहिष्कार किया गया अंग्रेजी वस्तु का। और स्वदेशी पर क्या किया, बल दिया गया। अब देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लॉर्ड कर्जन ही ना बंगाल का विभाजन कर दिया। तो जन आक्रोश हुआ। तो जन आक्रोश हुआ था। अब हमको स्टेप समझ में आ गया कि अब जनता समझ में आ गई, हमको बेवकूफ बना दिया, निवेदन करने से कुछ नहीं होगा। और अब जनता क्या की, स्वशासन है, खुद की शासन की भावना आ गई और सशक्त रूप से अपना उभरी। तो लॉर्ड कर्जन ही जिम्मेदार था फेज टू लाने के लिए। बंगाल का विभाजन नहीं करता तो आक्रोश फैलता क्या, और नरमपंथी अपना याचना करते रहते और गर्मपंथी दबे रहते। लेकिन गर्मपंथी इस कारण से उभर कर आ गए। क्या क्या मेजर कारण है भैया? तो मेजर कारण में देखो, सबसे पहले मॉडरेट्स की असफलता। यानी ये जो नेता लोग जो याचना करता था ना, ये याचना करने से कोई भी ठोस परिणाम निकला क्या? नहीं निकला। अब वो मॉडरेट कहलाता था कि हम तो आधुनिक है, छी 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 लड़ाई डंडा वो अच्छा बात नहीं है, हमको तो प्यार से हाय हेलो बोल के करना चाहिए। तो अपना आप को मॉडरेट कहलाया, लेकिन क्या हो गया, टाइम टाइम फेस हो गया, कुछ तो निकला नहीं। दूसरा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में पता चल गया कि फूट डालो और राज करो की नीति का अपना अपना रहा है ये। तीसरा ब्रिटिश नस्ली अहंकार, वो बोलता था कि हम गोरे हैं और क्या है, श्रेष्ठ है, तुम इंडियंस क्या हो, कुत्ते के भी जैसा हो। चौथा क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा में जापान जो बहुत छोटा सा देश था और वो विशाल देश रूस है, लड़ाई जब हुआ ना तो जापान जो सपने से कई गुना विशाल देश रूस को क्या किया, हरा दिया। तो भारत में क्या हुआ, प्रेरणा मिला कि जब छोटा सा जापानी जीत सकता है तो हम तो बहुत बड़े हैं, विशाल देश है भारत। क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है सो ब्रिटेन से भी ज्यादा बड़ा था, मालूम है ना। खाली जो बंगाल का प्रांत है, वही बंगाल ही पूरे ब्रिटेन से ज्यादा बड़ा था। इसके बावजूद भी मुट्ठी भर का आदमी जो है लड़वा लड़वा करके क्या क्या जीत लिया। तो चार कारण तो समझ में आया। पांचवा कारण आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण इतना ना ब्रिटेन किया कि ब्रिटेन का उद्योग तो फल फूल गया, लेकिन भारत का उद्योग क्या हो गया, नाश हो गया। और छठा है शिक्षा और प्रेस का प्रचार। जैसे जैसे शिक्षा भारत में फैला और प्रेस की आजादी मिली, जब छापा खाना में अखबार में छापने लगा कि ये देखो ब्रिटेन चुरा के ले जा रहा है मेरा धन, तैसे तैसे ही ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय लोगों में आक्रोश फैलता गया। ये छह मेन मेन कारण था किस चीज का, सेकेंड फेज का आंदोलन का, जिसमें उग्रवादी विचारधारा हावी हो गए। कितना कारण, छह कारण। उसका सबसे बड़ा कारण था जो मॉडरेट कहलाते थे वो क्या हो गया, टाइम टाइम फिक्स हो गए। तब तो अगला भैया आ गया। अगला वाला देखते हैं हम लोग, आइडियोलॉजी और बिलीफ ऑफ एक्सट्रीम। जो चरमपंथी थे उसका क्या विचारधारा था।
तो चरमपंथी का मेन 5 विचारधारा था। पहला था कि सेल्फ रूल होना चाहिए, ब्रिटिश रूल नहीं होना चाहिए। मेरा मिट्टी मेरा घर, तो कानून किसका चलेगा? मेरा चलेगा। दूसरा स्वदेशी, हमको कोई ब्रिटिश का कपड़ा नहीं पहनना, खुद का देश के ऊपर आधारित कपड़ा पहनेंगे ताकि हमारे यहाँ बुनकर वगैरह को भी रोजी रोटी मिले। तीसरा आइडियोलॉजी क्या था? बायकॉट, जो भी विदेशी उसको क्या करो, बायकॉट करो। चौथा है नेशनल एजुकेशन, बोला हमको मेरे अनुसार शिक्षा देना है, हमारे में राम थे, है ना, नैतिकता का पाठ था। ये क्या आ रहा है, लूट मचा रहा है, शराब का वितरण करा रहा है, ये करा रहा है, वह नहीं चलेगा। इंडोजेनियस सिस्टम ऑफ लर्निंग, जैसे कि पहले जो पुराना था। पांचवा वाला क्या होगा? निष्क्रिय प्रतिरोध, यह आइडियोलॉजी था। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब है कि अंग्रेज बोलेगा चलो भाई नील का खेती करने तुम मजदूरी करो, तुमको पैसा देंगे। तो ये बोले कि तुम सब काम करो, लेकिन अंग्रेज कुछ भी काम बोलेगा उसका काम मत करना, भले वो कितना भी पैसा दे। अंग्रेज का कोई काम ही नहीं करेगा तो अंग्रेज कहाँ कर सकेगा खुद से खेती बाड़ी करने के लिए? तो वो वाला क्या है? पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध। यहीं से तुम्हारा ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, जिसको हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी असहयोग आंदोलन का जड़ ना यहीं से हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये तो इसका आइडियोलॉजी में था। आइडियोलॉजी का मतलब मन में समाया हुआ है। मान लो किसी बहू के मन में सास के बारे में समाया हुआ कि ये सास तो मेरी कभी नहीं हो सकती है, तो सास दिवाली में उसको खूब सोना चांदी का वो दे, हीरा जवाहरात, उसको क्या लगेगा कि ये तो पक्का कोई ना कोई चाल होगा। तो आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक है। आइडियोलॉजी एक बार समा जाता है जल्दी हटता नहीं। तो ये इसका आइडियोलॉजी ही था कि हमको प्रतिरोध कैसा करना है? निष्क्रिय, सब कुछ काम नहीं करेंगे, जो कि बाद में किसका जन्म दिया? नॉन कॉपरेशन का, यानी कि असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। अब देखो मेन मेन नेता कौन कौन थे। तो मेन मेन नेता बाल, लाल और पाल, याद रखना है। ये तो फेमस है, बाल, लाल और पाल। यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और अगला में क्या है? अरविंदो घोष। तो इसका नारा क्या था? बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा है? जम सिद्ध, जो स्वराज मेरा जम सिद्ध अधिकार है। ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये लॉन्च क्या किए? केसरी और मराठा न्यूज पत्रिका को लॉन्च किए। और बाद में यही क्या किए? होम रूल आंदोलन, ये पढ़ाए वहां पे तुम लोग को, एनी पेशेंट वाला पढ़ाए हैं, वो लाए थे। मेजर कंट्रीब्यूशन, यानी क्या क्या उनका योगदान रहा। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय जो आंदोलन चलाए कहाँ पे? पंजाब में। अच्छा, फाउंडेड सेवरेंस ऑफ द पीपुल सोसाइटी, वो बहुत सारा आदमी लोग पीपुल का सोसाइटी को गठन किए। उनका फेमस क्या था? पंजाब केसरी। बिपिन चंद्र पाल, तो वो क्या था? एडवोकेट थे। नेशनल एजुकेशन और बायकॉट, वो क्या मतलब राष्ट्रीय शिक्षा का पक्षधर थे, और विदेशी वस्तुओं को बायकॉट का वो क्या थे? पक्षधर थे। बायकॉट का मतलब क्या? बहिष्कार करना। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के ये प्रमुख नेता के रूप में उभरे। और अरविंदो घोष क्या है? वो आध्यात्मिक हैं, भगवान वाला, पूजा पाठ वाला, है ना, वो राष्ट्रवाद के समर्थक थे, तो स्पिरिचुअल थे। हाँ नहीं, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बोला नहीं, पहले याद रहता हमको। हाँ। अब देखो वही है, लाल बाल पाल ट्रायो कहलाया। ठीक है। अब मेजर मूवमेंट्स को देखते हैं और इवेंट्स को देखते हैं, यानी मुख्य घटनाएं, आंदोलन और घटना, क्या क्या घटना घटा है। तो सबसे पहले घटना घटा पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि 1905 में बंगाल का क्या हो गया? विभाजन हो गया। सुनो, ट्रिगर का मतलब क्या होता है? ठां से ट्रिगर दबाएगी तो गोली ना निकलेगा। उस वही ट्रिगर, जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ ट्रिगर दब गया, और क्या निकला बंदूक से? स्वदेशी। और बायकॉट निकल गया। बायकॉट मूवमेंट का मतलब बहिष्कार आंदोलन। तो यह ट्रिगर का काम कौन था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन से गोली के जैसा फटाक से बंदूक से क्या निकला? स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 1905 में। 5 से 8 में क्या चला? स्वदेशी आंदोलन। यह कैसे फैला? तो यूज ऑफ इंडिजीनियस गुड्स, यानी कि यह जो खुद का इंडिया का जो सामान है ना, उसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। और ब्रिटिश का सामान का क्या करने लगे? बहिष्कार करने लगे। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। वो भी अंग्रेजों की चाल से यह स्थापना हुआ, फूट डलवाने के लिए। तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, तो ये क्या क्या? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश वही नियम अपनाए, फूट डालो और राज करो। 1907 में क्या हुआ भाई?
सूरत में स्प्लिट हुआ, कांग्रेस क्या हो गई, विभाजित हो गई। कांग्रेस का विचारधारा में मतभेद हुआ और कांग्रेस दो धड़े में क्या हो गई, विभाजित। एक नरम दल और दूसरा गरम दल। मॉडरेट वाला क्या करेगा, तलवा चाटेगा, वो क्या मॉडरेट नहीं। मॉडरेट यानी हम मॉडर्न है, हम हिंसा नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न क्या करेगा, हिंसा, वो कांटा चम्मच से जो खाता है ना खाना, वो मॉडरेट हो गया। उसको एक चांटा मार दो तुमसे लड़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंदगी गुजर गया स्टाइल मार करके जिंदगी जीने में उसको। तो क्या मॉडरेट। और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब किसी भी परिस्थिति में डाल दो, वह खा लेगा वह, और लड़ भी लेगा। तो नरम और गरम दल में विभाजित कब हुआ, 1907 में का अधिवेशन में। तिलक अरेस्टेड फॉर सेडिशन, यानी कि ये जो बाल गंगाधर तिलक क्या थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। चार्ज अंडर सेडिशन लॉ, देखो वो सेडिशन एक्ट लाया था ना, गोपनीयता वाला, और अंग्रेजों के खिलाफ आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो उस कानून के तहत तिलक को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। 1911 में क्या हुआ, कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली। तो ये बताओ कि दिल्ली के पहले राजधानी कहाँ थे, कोलकाता। कलकत्ता से अगबका क्या किया वो लोग, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। सिंबॉलिक मूव टू वीकेंड बंगाल मूवमेंट, इसलिए कर दिया ताकि बंगाल की राजनीति को कमजोर किया जा सके। 1916 में क्या आया, लखनऊ पैक्ट आया। तो लखनऊ पैक्ट में 1916 में आया, और वहीं पे नरम दल और गरम दल रीयूनाइटेड, यानी फिर से क्या हो गए, एक हो गए। क्या हो गए, एक। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का क्या हुआ, प्रयास होने लगा 1916 में लखनऊ पैक्ट में। घर जाओगी तो देख लेना, ये सब जो जो डाल रहे हैं ना यहाँ पे, देना। 1919 में क्या हुआ, ये रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था ना, अपील वकील और दलील। अवध बोले थे ना, अपील वकील और दलील। उसका उदाहरण भी याद है, एक चांटा मारा, क्यों मारा चांटा, तो बोलता अरे अपील करोगे तो नहीं, दलील दलील भी दोगे, तो रोने लगा, तो रुको तब टेप सामने दो, तुम रो भी नहीं सकता है। यही अपील वकील और दलील का अधिकार छीन लिया था, रॉलेट एक्ट। और जलियांवाला बाग हुआ। तो ये क्या, रेप्रेसिव क्लाइमेक्स, यानी बहुत ज्यादा दबाने लगा भारतीयों को। और ब्रिटिश जो है क्रूरता के साथ दबाने लगा। देखो ये भले अंग्रेजी में, कोई दिक्कत हुआ क्या समझने में इसको, नहीं ना हुआ समझने में। अब रोल ऑफ वायसराय, क्या क्या वायसराय है, ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया है, फिर फुर्सत में इसको डिटेल में कर लेंगे। तो वायसराय वाला टाइम में क्या क्या है, उस समय में क्या है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या है, 1899 से 1905, ये क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। उसका लॉर्ड मिंटो टू, 1905 से 1910, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, ये सब रखी है नोट्स की, नहीं रखी है मॉर्ले मिंटो सुधार वगैरह। अभी भी ज्यादा ही हो रहा है तुम लोग को। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मॉर्ले मिंटो सुधार लाया 1905 से 1910 में। लॉर्ड हार्डिंज क्या किया, 1910 से 1916 में ये दिल्ली दरबार 1911 में लाया, और शिफ्टिंग कैपिटल यानी कलकत्ता से कहाँ ले गया, दिल्ली में ले गया। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 में था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। इसका हम तुम लोग को फिर से बना करके दे देंगे, फिर से बना करके इसका दे देंगे, है ना। ये वाला किया। हेलो, देखो दो को शुगर का दवाई है उसमें, तो जिसका फोटो खींच दिए हैं वो वाला है हमारे पास। दुकान को बोलना कि आप दूसरा वाला शुगर का दवाई दे दीजिए। एक ठोका तो है हमारे पास, ठीक है। हाँ हाँ। और एक ठो क्रीम आता है लुल्ली मैक का, लुल्ली मैक बोलना। तो हाँ, स्किन वाला क्रीम है, वो वाला ले लेना। उसका नाम हम कैसे भेजें, नहीं है हमारे पास में। लुल्ली मैक है, स्किन में लगाया जाता है, स्किन में लगाया जाता है, स्किन इन्फेक्शन के लिए है वो। ठीक है, रख रहे हैं ना। तेरे पास फोटो है क्या उसका। हाँ, इसको याद रहेगा तब ना। अच्छा चलो देखो यहाँ, अब ये नेचर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि चरमवादी चरमपंथी राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या था। तो सबसे पहले वो लोग भावनात्मक थे और साहसी थे, डरते डरने वाले
नहीं थे। और भावनात्मक का मतलब देश के लिए वो जान दे देंगे, लड़ मिटेंगे। और मॉडरेट वाला उतना भावनात्मक नहीं था, मॉडरेट के सामने में ये खुदीराम बोस को फांसी पे लटका दिया। और गांधी जी कैसे थे, मॉडरेट थे, जरा सा विरोध किए क्या? इतिहास का पन्ना में कुछ भी दिखता है कि वो आंसू भी बहाया? नहीं बहाया। वो मॉडरेट है, चम्मच कांटा होगा स्टाइल, नहीं नहीं वो हिंसा किया ना, जाने दो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो चरमपंथी था वो बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ गया था। अगर कोई उसका दोस्त के साथ अत्याचार होता था तो उसका साथी क्या था, लड़ मिटता था। दूसरा है कि चरमपंथी में आत्मविश्वास ज्यादा था और उसको शक्ति में विश्वास था, वो खुद को औजार और बंदूक गोला का जुगाड़ कर रहा था। तीसरा, इसमें सब शामिल हुआ, छात्र भी, महिला भी और किसान भी। और ये ब्रिटिश नीति का खुलकर विरोध किया। इससे पता चलता है कि चमचे लोग समाज में हमेशा से मौजूद रहे हैं, काम को वह बनाए कम और बिगाड़े ज्यादा है। बलिदान यही लोग दिया है। लेकिन इतिहास में नाम चरमपंथी का नहीं रहेगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस चरमपंथी थे, उनका वजूद मिटा दिया गया, हम तुम कुछ नहीं जानते हैं। और नरमपंथी अपना नाम छपवा लिए, नेहरू के बारे में छपा पड़ा है, पढ़ा नहीं, छपा पड़ा, गांधी के बारे में छपा पड़ा है। खुदीराम बोस और क्या कहा, चंद्रशेखर आजाद, है ना, उसको वो लोग आतंकवादी बोला। और भारत के इतिहास में उतना ज्यादा उसका उल्लेख है क्या? नहीं उल्लेख है, बहुत कम उल्लेख है उन लोगों का। जबकि युवा का वो लोग प्रेरणा थे। अच्छा, ठीक है, अचीवमेंट तो ये सब आ गया, गांधी एरा 1900 इसका आया, ये आया, ठीक। मास मूवमेंट, यानी कि जब आप देखो उपलब्धि में क्या आया है कि जो हमारा ये आंदोलन फैला चरमपंथी वाला, वह धीरे धीरे मास मूवमेंट यानी कि जन क्रांति बन गया। एक होता है साधारण लोगों का आंदोलन, कि दो को मोहल्ला वाला आंदोलन कर रहा है, पूरा चारबासा वाला भीड़ में आंदोलन करेगा तो क्या होगा, जन आंदोलन, उससे कन्वर्ट हो गया। तीसरा अगला क्या है, स्ट्रेंथन इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यूनाइटी, फिर से भारतीयों को आत्मविश्वास से कूट कूट के भर दिया और भारतीयों में एकता को भर भर दिया, हिंदू मुसलमान का एकता का प्रयास किया। तीसरा, अब ये लोग जनता को परिचित किया कि आप स्वदेशी कपड़ा पहनिए, विदेशी कपड़ा को बायकॉट कीजिए, और आप भारतीयों को भारतीय वाली शिक्षा दीजिए, अंग्रेजी वाली शिक्षा मत दीजिए। और यहीं से हमारा आधार बना, किसका आधार बना, गांधी युग का। यहीं से गांधी युग, जो कि हमारा अगला फेज में पढ़ेंगे 1919 वाला में। और यहीं से जो है सो इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी और कल्चर रिवाइव, यानी कि वह ना फिर से पुनर्जागरण कर रहा है कि हमारा पुराना जमाने का जो अर्थव्यवस्था था उसको फिर से लाना है, और हमारी संस्कृति को फिर से बचाना है, ब्रिटिश संस्कृति में हमको नहीं जाना है। विरासत और प्रभाव को देखो, क्या क्या पड़ा विरासत और प्रभाव को, ये तो हो गया ना, लिमिटेशन नहीं की है ना। देखो लिमिटेशन में डिवीजन विद इन कांग्रेस, यहाँ बता दे रहे हैं, सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी ना, नरम दल और गरम दल। यानी कि लिमिटेशन मतलब क्या का कमी रहा इस आंदोलन में, तो भैया कांग्रेस दो फाड़ हो गई। दो फाड़ होने के बाद में रीजनल कंसंट्रेशन, यानी कि अधिकतर क्षेत्रवाद में ध्यान दिया गया। कहाँ, जैसे ज्यादा बंगाल में ध्यान गया, महाराष्ट्र में ध्यान गया, पंजाब में ध्यान गया, पूरे भारत का क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया आंदोलन। जैसे बिहार है, झारखंड है, यूपी, है ना, हर जगह नहीं हुआ, ज्यादा ध्यान कहाँ दे दिया, बंगाल में, महाराष्ट्र में और पंजाब वगैरह में। ब्रिटिश रिप्रेशन कर्टेल एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि ये लोग क्या कर रहा है ना, ये जो ब्रिटिश वाला क्या कर रहा है, कर्टेल एक्टिविटी, जो भी कार्यकर्ता रहे हैं उसको क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा वह एक्ट लगाकर दबाता जा रहा है। नो कंक्रीट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम, हमारे यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई भी और दूसरा दल उभर कर सामने नहीं आया जो इस तरह से विरोध को जता सके। विरासत क्या दे गया ये, यदि मॉडरेट्स ने राष्ट्रवाद का बीज बोया तो एक्सट्रीमिस्ट ने उसे स्वराज का वृक्ष बना दिया। ठीक है, ये लोग जनता को जागरूक तो किया ही। चित्र को हटाओ, नहीं डाले हैं। समरी टेबल, तो समरी टेबल में अब देखो दोनों में अंतर है, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट। ये लोग क्या करता था, दया याचना करता था, प्रार्थना करता था, शांतिपूर्ण विरोध करता था। और ये सीधा थप्पड़ थप्पड़ मारता था, बायकॉट कर दिया, स्वदेशी को लाया। मॉडरेट वाला में कौन थे, दादा भाई नेरोजी और गोखले। और चरमपंथी में तिलक, लाल बाल पाल और एक और अरविंदो घोष। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या था, डोमिनियन स्टेट, सुनो दो ये बताए हैं, डोमिनियन का मतलब कि अंग्रेज हमारा मालिक रहेगा, हमको थोड़ा सा खाली अपने मर्जी से सब्जी खाने का अधिकार दे दो, कि आज हम कद्दू खाएंगे, आज हम आलू खाएंगे, लेकिन मेरे मालिक तुम ही बने रहोगे।
और ये बोला कंप्लीट स्वराज, कि मेरे मालिक तुम नहीं रहोगे, हमारा जो मर्जी वो खाएंगे, मेरा मर्जी तुमको खाने का, तुम तुमको भी खाएंगे। ये क्या था, ये कंप्लीट स्वराज। ये था क्या था, डोमिनियन स्टेट। नेचर में देखो, यह संविधान में विश्वास कर रखता था और एकदम लॉयल रहता था, उसके प्रति वफादार रहता था अंग्रेज के प्रति। और यह जो असर्टिव था, असर्टिव एक्टिव था, अपना खुद का चाहता था नियम रहे, और रेडिकल यानी खबरदार एक चाटा मारोगी हम गुस्सा से तुमको लात घुसा मार देंगे। यह रेडिकल था, विद्रोह कर देता था। आउटकम में क्या मिला, मॉडरेट लोग क्या देखे गया, पॉलिटिकल अवेकिंग। भारत की जनता को राजनीतिक रूप से जगा दिया कि देखो भैया हम मॉडरेट थे, खूब तलवार चाटे, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब आप तुम लोग नौजवान हो, तुम लोग तलवार मत चाटना। यह क्या क्या जगा दिया इसको। और चरमपंथी क्या क्या, मास मोबिलाइजेशन। ये जो विचारधारा है ना, सो पूरे भारत की जनता को जोड़ दिया कि आओ हम लोग मिलकर उसको घूसा मारेंगे। इसलिए तलवार चाटने से मानने वाला नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है भैया, यह काल भारत के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष का आत्मा का निर्माण का क्या था, काल था। ठीक है। यहाँ से ये इंफ्यूज करता है, जोड़ देता है, किसको किसको जोड़ता है आपस में, करे साहस को जोड़ा, एकता को जोड़ा, एंड द ड्रीम ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और लोगों को सपना दिखा दिया कि अब हमको पूर्ण आजादी ही मिल जाएगी। प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर गांधी जी अराइवल। ठीक है, 1919 में जो गांधी जी आए हैं, उसका यह जड़ का काम किया है, भूमिका का काम किया है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो अभी मेरे पास 22 मिनट है, तो हम लोग 5 6 क्वेश्चन करेंगे, बाकी ग्रुप में भेज देंगे। ग्रुप में क्या होगा कर लेना है ना। कुछ क्वेश्चन देखो जी, पहला, भारत में, इसका आंसर देख लो। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का प्रत्यक्ष कारण कौन सी घटना थी, बंगाल का विभाजन। आए थे ना यहाँ, बंगाल का विभाजन। उग्रवादियों का यानी चरमपंथी होगा, चरमपंथी का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, किससे प्राप्त करी जा सकेगी बताना। सीधा थप्पड़ मारो, लात घुसा मारो, सबको मार के भगा दो, उसी से ना होगा हमारा। तो ये डायरेक्ट एक्शन हम लोग लेंगे, किससे लेंगे, डायरेक्ट एक्शन से। सही हो गया ये वाला दूसरा नंबर। तीसरा वाला देखो, स्वराज भीख में नहीं मांगा सकता है, कौन बोले थे, अच्छा सॉरी, ये तीसरा, कौन से ब्रिटिश नीति ने हिंदू मुसलमान विभाजन को बढ़ा दिया, बता। और अप्रत्यक्ष रूप से उग्र राष्ट्रवाद को बल दिया, कौन सा ऐसा नियम था, डिवाइड एंड रूल, डुअल गवर्नमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ लेस, और ड्रेन थ्योरी। मेरे विचार से डिवाइड एंड रूल होगा। मुसलमान को बोलता था कि तुम सही है जी, हिंदू से मत सटना, और हिंदू को, अरे आप पंडित जी है ना, मुसलमान का कैसे खाइएगा छुआ हुआ। शायद यही होना चाहिए, देखो क्या होगा। डिवाइड एंड रूल एकदम सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण नहीं था। तो एक काम करो, देख लो, फेलियर, ये तो भैया उदय का कारण था, है ना। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये तो शोषण कर रहा था भारत का अर्थव्यवस्था का, ये भी उदय का कारण था। ब्रिटिश रिप्रेशन, भारत लोगों को दबाता जाता था, वो भी उदय कारण था। इंट्रोडक्शन ऑफ, ये डायरक्सी, डायरक्सी क्या था, ये तो नहीं, ये तो नहीं है ना। डीआरसी, यही है डीआरसी ही नहीं, द्वैत शासन, अच्छा है, डुअल गवर्नमेंट। जो डुअल गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश के शासन के तहत भारत में क्या होगा, शासन चलेगा। द्वैत शासन 1919 उग्रवाद काल के बाद में आया है। छठा नंबर, कौन से अंतरराष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। क्या जापान वाला पढ़ाए थे ना, जापान रशिया को हरा दिया था। देखो आ गया ना, ऑप्शन में तो ही आ गया। ये दिखा ना, जापान विक्ट्री ओवर रशिया 1905 में, जापान वाला आ गया। अगला देखो, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच मुख्य अंतर क्या था, तो हमको तो मालूम है क्या है, क्या अंतर है बताना। तलवा देखो चाटता था ना भैया, ये लोग क्या था, मेथड ऑफ स्ट्रगल में, मेथड ऑफ स्ट्रगल में जो मॉडरेट है वो क्या करता था, तलवा चाटेगा, वो बोले हम तो तलवा चाटेंगे। और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो क्या बोलता था, हम तो घूसा मारेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा घूसा मारेंगे। वही ना मेन डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं लग रहा हमको क्या। पक्का। अब देखो खुशी लग रहा होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा, ये तो हर कोई जानता है, बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन सा अखबार उग्रवादियों से यानी चरमपंथी से संबंध नहीं है, यहाँ कह रहा नहीं है, समझी।
तो देखो, केसरी है, मराठा है, और ये कंफ्यूजन है। वंदे मातरम तो गाना है ना भाई, ये तो गीत है। अब हिंदू क्या, अच्छा देखना पड़ेगा इसका ऑप्शन। हिंदू है, हिंदू। केसरी और वंदे मातरम उग्रवादी विचारधारा के क्या थे, वाहक थे। अच्छा, तो और हिंदू ये खाली जाति के बारे में लिख दिया, क्या धर्म के बारे में लिख दिया, चल ठीक है। सोचो, ये वाला हमारा क्या था, एक गीत था, गीत जो चरमपंथी गीत लोग गाया करता था। केसरी तो हमारा क्या है, पेपर, न्यूज पेपर है। ये भी हमारा न्यूज पेपर, और हिंदू यानी कि ये कम्युनिटी हो गया। हिंदू क्या हो गया, धर्म कम्युनिटी हो गया ये वाला। निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण था जिसने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। अच्छा, ये तो दिख गया, चलो दिख गया तो देख लो। ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय ब्रिटिश, जो नाव में भरकर सोना चुरा के ले जाता था ना, इसीलिए चरमपंथी को गुस्सा आया कि मेरा ही खजाना लूट के ले जा रहा है और हमको क्या बना दे रहा है, गरीब बना दे रहा है। किस भारतीय त्योहार को तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन एकता के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। तो मेरे विचार से गणेश चतुर्थी है, या होली है, या मकर संक्रांति है। होली और अच्छा क्या होगा देखो इसका। गणेश चतुर्थी, हाँ गणेश चतुर्थी उधर महाराष्ट्र तरफ में गणेश जी का ज्यादा ना होता है, धूमधाम पूजा होता है। तो उसमें वाला हिंदू एकता मुस्लिम एकता को यूज किया। अभी अभी 10 ही क्वेश्चन रख रहे हैं, बाकी का हम लोग अगला वाला में भेज देंगे वहां पे, है ना, सारांश को ये कर लो। तो ये अभी हमारा खाली विचारधारा वाला फेज 2 खत्म हुआ। अब हम लोग क्या कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं फेज 3 करोगी, कि ये वाला एक्ट एक्ट छोड़ दें क्या उसको, कि क्या क्या एक्ट लाया था दमन करने के लिए। फेज 2 में जैसे एक्ट करवाए थे ना, क्या क्या एक्ट था। अच्छा ठीक है, जैसा बोलना वैसा करेंगे। फेज 3 में बोलेंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो एक्ट, फेज 2 में कौन कौन सा एक्ट पारित किया गया जिसकी सहायता से दमन किया गया था। अच्छा ठीक है।